नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा, यहां सबकी क्लास लगेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पाठशाला में क्या खास है। बताएंगे आपको कि 65,000 की नौकरी से 300 करोड़ रुपए बनाने वाला फॉर्मूला क्या है। 65,000 की सैलरी से घर में पूल और थिएटर कैसे बनाते हैं, इसका चैप्टर आज पाठशाला में आपको खोलेंगे। पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती का चैप्टर भी खुलेगा और साथ ही साथ कोरोना काल, कोविड काल में 1,000 करोड़ रुपए की रिश्वत की गोली क्या आपने भी खाई है, यह आपसे सवाल भी होगा और उसके पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। और बताएंगे आपको कि जिस पर चावल घोटाले का केस, वो नीतीश कुमार का कृषि मंत्री। पाठशाला में बताएंगे आपको कि 25 लाख भारतीय वर्सेस मुफ्ती और अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन करते हैं। तो कोलकाता की कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों पर लगे आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को इजाजत भी दे दी। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 23 जुलाई को अरेस्ट किया था। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए कैश और 4.5 करोड़ रुपए की कीमत की गोल्ड की ज्वेलरी मिली थी। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर जांच कराने के लिए कहा कि किसके निर्देश पर रोहिंग्या को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था। सिसोदिया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने रोहिंग्या को फ्लैट्स में बसाने का फैसला नहीं लिया तो फिर यह फैसला किसने किया, क्योंकि दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी थी और यह सुझाव दिया था कि रोहिंग्या को बकरवाला में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया, तो वो क्यों डिटेंशन सेंटर नहीं बना पाए, इस सवाल दागा गया। उधर जेडीयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला। आरसीपी सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया और भविष्य में जेडीयू का विलय दूसरी पार्टी में हो जाएगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार में आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी, ये झूठ है। आरसीपी सिंह का दावा है कि नीतीश कुमार को पाला बदलना था और इसीलिए वो इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। उधर मुंबई के पास रायगढ़ में समुद्र तट पर हथियारों से लदी नाव में फिलहाल कोई टेरर एंगल सामने नहीं आया। इस बोट का नाम लेडी हान है और इसकी मालकिन ऑस्ट्रेलिया की एक महिला है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस बोट के कप्तान महिला के पति हैं। ये बोट मस्कट से यूरोप जा रही थी और इसी दौरान इसका इंजन खराब हो गया। इस स्थिति में बोट में सवार लोगों ने डिस्ट्रेस कॉल किया था और कोरियाई जहाज ने इन लोगों को रेस्क्यू किया था। बाद में यह बोट धीरे धीरे आकर किनारे लग गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से एसटीएफ ने अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े गए आतंकी अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन AQIS के सदस्य हैं, जिनके पास से कट्टरपंथी दस्तावेज बरामद हुए। इन आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा यह हुआ कि इलाके में 17 और लोग हैं जो AQIS में सक्रिय हैं, जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार आतंकी सैफुल्ला ने कई राज खोले। सैफुल्ला ने बताया कि पिछले 5 साल से वो इंटरनेट के जरिए आतंकी ट्रेनिंग ले रहा था। वो आतंकी संगठनों से प्रभावित था क्योंकि वो भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहा था। सैफुल्ला ने बताया कि वो करीब 2.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों के ग्रुप से जुड़ा था। इसके बाद उसने अपने आसपास के युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया। उसके ग्रुप में फतेहपुर, कानपुर और प्रयागराज के युवा जुड़े थे। सैफुल्ला ने यूपी के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, कश्मीर और गुजरात में भी आतंक से जुड़े 8 लोगों के नाम एटीएस को बताए।
तो वहीं यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी से जुड़े केस में ईडी ने उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ और लखनऊ में कई जगह पर रेड की है। मुख्तार अंसारी के सीए के घर की तलाशी ली गई। मुख्तार अंसारी से जुड़े 15 ठिकानों की तलाशी ली गई। इसके अलावा खान बस सर्विस के मालिक के घर भी रेड की गई। इस कार्रवाई का मकसद मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच में सबूत इकट्ठा करना था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 49 आपराधिक मामलों की जांच हो रही है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के दिल्ली आवास पर भी ईडी की छापेमारी हुई। तो वहीं चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से वंदे भारत एक्सप्रेस वर्जन 2 का रैक चंडीगढ़ पहुंच चुका है। नए रैक का रनिंग ट्रायल 24 अगस्त से शुरू होगा और इसके लिए रेलवे विशेष तैयारी कर रहा है। शुरुआत में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद 45, फिर 60 और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका ट्रायल किया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो इसके बाद इस रूट में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चला करके इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उधर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पिछले हफ्ते जिम में वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आ गया था और तब से राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं और अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव 9 दिन से वेंटिलेटर पर हैं और एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत पहले से ज्यादा गंभीर है। हम ये दुआ करते हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द स्वस्थ हो। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास और इसमें मध्य प्रदेश के उस आरटीओ अफसर का चैप्टर जिसकी सैलरी सिर्फ 65,000 रुपए, लेकिन भ्रष्टाचार की कमाई से उसने आलीशान कोठी, 6 मकान और फार्म हाउस बना ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी आरटीओ अधिकारी के ठिकानों पर मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने छापेमारी की, यानी ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की, तो इस अधिकारी के आलीशान घर को देखकर सब हैरान रह गए। जरा आप भी इसके घर की तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या यह घर किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसकी मासिक तनख्वाह महज 65,000 रुपए हो। यह घर नहीं है बल्कि महल है। 5 स्टार होटल भी इसके घर के सामने फेल साबित होंगे। इस अधिकारी के आलीशान घर में एक कमरा ऐसा है जहां इसने पर्सनल थिएटर बनाया हुआ है। इसके पर्सनल थिएटर में ऐसी महंगी महंगी रिक्लाइनर चेयर लगी हुई हैं जिनकी एक एक चेयर की कीमत है लगभग 2 लाख रुपए। वो तस्वीरें जरा दिखाता हूं मैं आपको। इस पर्सनल थिएटर में 10 से 12 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। वो पर्सनल थिएटर की मैं आपको तस्वीर जरा दिखाता हूं। ये देखिए उस आरटीओ अधिकारी का पर्सनल थिएटर, क्या शानदार थिएटर बना हुआ है। ऊपर लगा हुआ है प्रोजेक्टर। ये जो रिक्लाइनर आप देख रहे हैं इनमें से एक एक रिक्लाइनर की कीमत 2-2 लाख रुपए है। सामने आपको 4 रिक्लाइनर तस्वीर में नजर आ रहे हैं, यानी करीब 8 से 10 लाख के। तो सिर्फ ये सामने जो आपको लाल रंग के रिक्लाइनर नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये इस पर्सनल थिएटर में 10 से 12 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि सामने 4 रिक्लाइनर लगे हैं, उसके पीछे सोफे आपको लाइन से लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक इंसान के घर का थिएटर है जो उसने अपने घर में एक कमरे में बनाया हुआ है। और इस आदमी की कमाई कितनी है, सरकारी तनख्वाह कितनी है इस इंसान की जिसका थिएटर है, वो याद रखिएगा 65,000 रुपए। 65,000 रुपए की मासिक तनख्वाह पर यह ऐशो आराम की जिंदगी है। घर के अंदर आप जो सुविधा का नाम लीजिए वो इसके घर में मौजूद है। आप स्विमिंग पूल की बात कीजिए, इसके घर में मौजूद है। आप एक शानदार थिएटर की बात कीजिए, उसके घर में मौजूद है। अब आपको इस व्यक्ति के बाथरूम की जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये जरा बाथरूम की आप तस्वीरें देखिए। एक बेहतरीन जकूजी बाथटब लगा हुआ है, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हो। जकूजी बाथटब की कीमत लाखों रुपए में होती है, यानी 10 लाख से ज्यादा की तो कुर्सियां थी खाली थिएटर के अंदर, और उसके अलावा पूरा सेटअप। बाथरूम में भी लाखों का जकूजी लगा हुआ है। यह किस व्यक्ति का बाथरूम है? यह उस व्यक्ति का बाथरूम है जिसकी महीने की तनख्वाह है 65,000 रुपए। जिस अधिकारी की सैलरी 65,000 रुपए होती है, उसने कैसे इतना आलीशान घर बनवा लिया? भाई लोग सवाल पूछेंगे। आपके पास पुश्तैनी संपत्ति थी,
आप रजवाड़े खानदान से हैं, या फिर आपकी कोई और धंधा भी है, कोई और बिजनेस भी है? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। लेकिन अभी तक की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिस अधिकारी की सैलरी इतनी कम है वो इतना आलीशान घर कैसे बनवाएगा बताइए जरा, जिसमें एक प्राइवेट थिएटर हो, जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें आलीशान बाथरूम्स हो। इसका पूरा घर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको किसी पिक्चर में किसी 5 स्टार होटल की तस्वीर याद आएगी और फिर आपको लगेगा कि इस घर के सामने वो 5 स्टार होटल भी शायद फीका नजर आए। अब आपको आरटीओ अधिकारी के घर के दर्शन एक बार फिर जरा तफसील से करवाते हैं। सबसे पहले घर के अंदर पहुंचे उससे पहले घर के बाहर की तस्वीर जरा देखिए। बाहर से देखकर लग रहा है कि आलीशान कोठी है, किसी आम इंसान का घर नहीं है। इस आलीशान कोठी के एंट्री गेट से, बड़े से एंट्री गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एक बड़ा और भव्य शोपीस लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जो देखने से काफी महंगा लग रहा है। घर की दीवारें एकदम चमचमा रही। ड्राइंग रूम में घुसेंगे तो बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं, आलीशान इंटीरियर है। और जैसा कि पहले भी आपको बताया कि आपको किसी पिक्चर में देखा हुआ अगर 5 स्टार का ड्राइंग रूम याद आए, लॉबी याद आए, तो शायद इस घर को देख करके आपको वो लॉबी फीकी नजर आएगी। घर के अंदर हॉल में ही लिफ्ट लगी है। आप इसी से इस घर की भव्यता का अंदाजा लगाइए। आमतौर पर घरों के अंदर लिफ्ट होती है क्या? एक आम इंसान जिसकी तनख्वाह 65,000 रुपए हो, क्या उसका इतना बड़ा घर होता है क्या? क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि घर के अंदर लिफ्ट भी लगवा ले, घर के अंदर स्विमिंग पूल भी बनवा ले, घर के अंदर एक पर्सनल थिएटर भी बनवा ले और लाखों लाखों के सामान और इंटीरियर खरीद ले? इसी घर की एक दीवार पर इन्हीं तस्वीरों में आपको एक बड़ी स्टाइलिश सी बड़ी सी घड़ी टंगी हुई नजर आएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आरटीओ ऑफिसर के पास इतना बड़ा और इतना आलीशान घर कैसे? आप हैरान मत होइए, क्योंकि आरटीओ ऑफिसर के पास ये सिर्फ एक घर नहीं है। जांच में और क्या पता लगा है आपको बताऊं, उससे पहले जरा घर के बाहर की तस्वीरें देखिए। क्या कहीं से लगता है कि आरटीओ ऑफिसर जिसकी तनख्वाह 65,000 रुपए है, ये उसका घर है? बाहर आपको पूरा ये वाटरप्रूफ वुडन वर्क मिलेगा, ऊपर आपको शानदार लाइटिंग लगी हुई मिलती है, बड़ी सी बैल्कनी, और ये जैसे आप अंदर घुसेंगे पहला शोपीस रखा हुआ है। एक घर के अंदर का आप इंटीरियर देखिए, घर के अंदर घुसते ही जो शानदार पेंटिंग लगी हुई है आप वो देखिए। इसी लॉबी में एक लिफ्ट लगी हुई है जो कि ऊपर की मंजिलों पर जाती है। ये सोफे आप देखिए, कम से कम 18 से 20 लोगों की सीटिंग तो आपको एक तरफ के सोफे में नजर आ जाएगी, और उन सोफों में आपको ऐसे कई सेट दिखाई पड़ेंगे। उसी लॉबी से यह रास्ता दिखाई पड़ता है, और यह रास्ता किसी कमरे का दरवाजा नहीं बल्कि एक लिफ्ट लगी हुई है घर के अंदर। अब आप विजुअलाइज करते जाइए कि आप एक शानदार से घर में एंटर कर रहे हैं। घर में आपका पहला कदम पड़ा, आपको अपने बाएं हाथ पर एक बड़ी सी कलाकृति दिखाई पड़ती है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत महंगी होगी। उसके बाद फिर आप ड्राइंग रूम के अंदर जाएंगे तो आपको 18-20 सीटर कई सारे सोफे के सेट लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। आपकी दीवारों पर, चमचमाती हुई दीवारों पर निगाह जाएगी तो वहां आपको महंगी महंगी पेंटिंग और बड़ी सी घड़ियां लगी हुई दिखाई पड़ेंगी। वहां से जैसे ही आपकी नजर घूमेगी तो आपको सामने एक लिफ्ट लगी नजर आएगी। जिस अधिकारी के घर ये छापेमारी हुई उनका नाम है संतोष पाल। तो इकोनॉमिक ऑफिस विंग को जांच में पता चला कि संतोष पाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10,000 वर्ग फीट के 2 मकान हैं। करीब 1200 वर्ग फीट के 2 और मकान हैं। 570 और 771 वर्ग फीट के 2 और मकान, यानी कुल 6 मकान तो हो गए। यानी 6 मकान इस अधिकारी के पास हैं। यहां हम लोग सारी जिंदगी कमाकर मुश्किल से घर बना पाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उस घर की किस्त चुकाने में लगाता है। ये आपकी और हमारी कहानी है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है कि लोग 2 BHK 3 BHK फ्लैट लेने के लिए सोचते हैं। आपने किसी तरीके से इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू कर दी तो आपका मंथली बजट, फिर सोचते हैं कि भाई घर की EMI जा रही है तो बाकी खर्चे कैसे मैनेज करें। लेकिन यहां कुछ सालों की सरकारी नौकरी में 6 मकान और 5 स्टार जैसी कोठी इस अधिकारी ने तैयार कर ली। इस अधिकारी के पास सिर्फ 6 मकान ही नहीं है, एक फार्म हाउस भी है, और ये फार्म हाउस है जबलपुर में और करीब 1.4 एकड़ का।
जांच टीम यहां भी पहुंची छापेमारी करने के लिए। उस फार्म हाउस की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को टीम को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जब छापेमारी की तो क्या क्या पता चला, अब वो आपको बताते हैं कि ईओडब्ल्यू की छापेमारी में क्या क्या मिला, ये आप देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपके सामने बता देता हूं कि किस चीज का जिक्र हो रहा है। तो ये छापेमारी में क्या मिला। छापेमारी में जो मिला वो आपको बताऊं, उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि संतोष पाल जो हैं उनकी सैलरी कितनी है। उनकी सैलरी है 65,000 रुपए। अब इस सैलरी को ध्यान में रखते हुए अब आगे की जो फाइंडिंग्स हैं ईओडब्ल्यू की वो देखिए। पहली फाइंडिंग क्या है? पहली फाइंडिंग ये है कि जो घोषित आय है संतोष पाल की, इनकी घोषित आय से कितना गुना? घोषित आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति। पहला फैक्टर यह ध्यान रखिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या मिला। छापेमारी में 16 लाख रुपए कैश। सैलरी है 65,000 रुपए और 16 लाख से ज्यादा कैश मिलता। इसके अलावा क्या मिला? कैश मिला और साथ ही साथ गहने मिले। बात यहीं तक नहीं रुकती। इसके अलावा जो बाकी और संपत्ति हैं उनके भी दस्तावेज मिले। जिस मकान पर छापा मारा उस मकान की कीमत कितनी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मकान की जो कीमत है वो है लगभग 4 करोड़ रुपए। ये मकान की कीमत। और इस एक 4 करोड़ रुपए के मकान के अलावा 5 और मकान, एक फार्म हाउस है, एक कार है, एक एसयूवी है और एक 2 पहिया वाहन है। अब सोचिए जरा कि एक आदमी सरकारी नौकरी में 65,000 रुपए की तनख्वाह के साथ क्या 6 मकान, एक फार्म हाउस और एक मकान ऐसा कि जिसकी कीमत हो 4 करोड़ रुपए, एक लगभग 1.5 एकड़ का फार्म हाउस, उसके अलावा एसयूवी भी है, एक और कार भी है, एक 2 व्हीलर भी है। संभव है क्या? ईमानदारी से मुझे बताइए कि अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपको दफ्तर में इंक्रीमेंट मिलता होगा तो सामान्य तौर पर जो इंक्रीमेंट है ये 5% से लेकर के 20% तक होता है। जबलपुर के आरटीओ जैसे अफसरों के लिए भ्रष्टाचार 650 गुना इंक्रीमेंट लेकर आता है। इनकी सैलरी सिर्फ 65,000 रुपए महीना है, लेकिन इनकी अवैध संपत्ति घोषित आय से 650 गुना ज्यादा। आप कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तनख्वाह सिर्फ 65,000 रुपए महीने, लेकिन इनके पास अब तक की जांच में 300 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। संतोष पाल ने कैसे अकूत संपत्ति जुटाई उसकी कहानी जरा आपको बताता हूं, कहानी जरा सुनिए। संतोष पाल करीब पिछले 4 सालों से जबलपुर में तैनात है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो, किसी का लाइसेंस बनना हो, किसी को परमिट मिलना हो, वीआईपी नंबर बांटना हो, इन तमाम प्रोसीजर की जिम्मेदारी उनके पास रहती थी और इन्हीं में गड़बड़ी के आरोप उन पर लगते रहे। कई दफा शिकायतें मिली, लेकिन अपने रसूख और अपने राजनीतिक संरक्षण के दम पर उसे जबलपुर से हटाया नहीं जा सका। ये जानकारी मिल रही है कि पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑर्डर तक कैंसिल हो गया। आरोप यह भी कि संतोष पाल ने अपनी पत्नी रेखा पाल को भी आरटीओ दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। यानी मियां बीवी दोनों एक ही दफ्तर में काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उनके कई रिश्तेदारों को भी आरटीओ से जुड़े हुए अलग अलग काम के ठेके मिले हुए थे। इस मामले में एसपी सिटी जबलपुर का क्या कहना है वो सुनवाते हैं जरा आपको। जांच में आया था कि शिकायत आई थी, उसका सत्यापन कराया गया था। वो शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650 संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है
आयशेडी संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है। जब एक अफसर के पास इतनी संपत्ति मिल रही है तो जरा सोचे कि सिस्टम को चलाने वाले नेताओं के पास कितनी भ्रष्ट कमाई होगी। लेकिन जब नेताओं के भ्रष्टाचार पर एक्शन होता है तो राजनीति शुरू हो जाती है और इसे विपक्ष राजनीति का मुद्दा बना लेता है। ईडी कार्रवाई करे, सीबीआई कार्रवाई करे, इनकम टैक्स कार्रवाई करे, जब भी किसी नेता के घोटाले की पड़ताल एजेंसीज करती हैं तो जांच पर राजनीति शुरू हो जाती है। इसके गवाह आप और हम सभी लोग हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या के दुष्प्रभाव समझने की कोशिश कोई नहीं करता कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। सुनिए जरा पीएम ने क्या कहा। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। तो 65,000 की सैलरी से 300 करोड़ रुपए धन कुबेर बनने का एक ही फॉर्मूला जो नजर आ रहा है इस केस में, वो है भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खा रहा है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में डोलो 650 दवा को लेकर हैरान करने वाले दाव हुए। डोलो 650 दवा, मेरे ख्याल से आप इस नाम से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे और खास तौर पर जब से कोविड की वेव भारत में आई थी उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट में दावे किए गए डोलो 650 को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी ने देश भर के डॉक्टर्स को करीब 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे, जिससे डॉक्टर इलाज के लिए मरीजों से पर्चे पर इसी दवा का नाम लिखें, डोलो 650 ही लिखें। इस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उन्हें भी कोरोना हुआ था तो उन्हें भी डोलो 650 खाने की सलाह दी गई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई थी कि दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को गिफ्ट देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टर्स पर तो केस चलता है लेकिन दवा कंपनी बच जाती है। कोरोना के तेज संक्रमण के समय जिस एक दवा का नाम पूरे देश को रट गया था वो नाम एक ही है, डोलो 650। बुखार होने के साथ लोग तुरंत डोलो लेते हैं। कोविड आने के बाद से डोलो की रिकॉर्ड बिक्री हुई। बेंगलुरु की कंपनी है माइक्रोलैब्स। माइक्रोलैब्स जो है उसी की दवा है डोलो 650। अब डोलो 650 का गणित फिलहाल क्या कह रहा है ये जरा आपको बता देते हैं। डोलो 650 के बारे में जो कंपनी है वो है माइक्रोलैब्स। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद ये मामला और प्रकाश में आ गया, लेकिन अभी तक के आंकड़े क्या कहते हैं ये आप देखिए। इसी डोलो 650 की साल 2021 की जो कमाई है वो कितनी है, सुनिएगा जरा। बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा, मजा आएगा सुनकर आपको। ये कमाई है 300
7 करोड़ रुपए। और सोचिए कि 2021 कौन सा साल था? यह वो साल था जब देश कोविड से जूझ रहा था। तकरीबन हर मरीज को डॉक्टर की तरफ से डोलो 650 दी जाती थी। कोरोना में डोलो के 7.5 करोड़ पत्ते यानी 350 करोड़ गोलियां बिकी थी। कितनी बिकी? बिक्री जरा देख लीजिए, बिक्री कितनी हुई कुल मिलाकर के 350 करोड़ गोलियों की। खाली कोरोना के दौरान। बाद में पता यह चला कि डोलो खाने को कहने के लिए डॉक्टर्स को कंपनी की तरफ से करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए गए थे। मेडिकल काउंसिल के रेगुलेशन के मुताबिक डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी से गिफ्ट, ट्रैवल की सुविधा, होटल का स्टे या कैश जैसा कुछ नहीं ले सकता। यह नियम के विरुद्ध है और ऐसा पाए जाने पर डॉक्टर्स की प्रैक्टिस 3 महीने से लेकर के 1 साल तक के लिए सस्पेंड की जा सकती है। फार्मा कंपनी तोहफे दे सकती है या नहीं, इस बारे में रेगुलेशन कुछ नहीं कहता, लेकिन डॉक्टर्स अगर ये गिफ्ट ले लेते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन का रेगुलेशन जरूर है। तो डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स की तरफ से सूत्रों के मुताबिक जो सफाई दी गई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए केस में पार्टी नहीं है, इसलिए वो इस मामले में कोई बयान जारी नहीं कर सकते। लेकिन जब हर स्तर पर भ्रष्टाचार है तो फिर राजनीति भी कैसे साफ रहेगी? भ्रष्टाचार के मामले में बंगाल का उदाहरण आपको बताता हूं। पशु तस्करी केस में हाल ही में सीबीआई ने बीरभूम से टीएमसी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के ताकतवर नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया। इसके पहले बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ चटर्जी को पकड़ा था और अब इन दोनों नेताओं के बीच का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सामने आ गया। आरोप यह है कि बिना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम पास किए अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को टीचर की जॉब मिल गई। आरोप यह भी कि सुकन्या मंडल कभी बीरभूम के उस कलिकापुरी प्राइमरी स्कूल में नहीं गई जहां उन्हें जॉब मिली। आरोप यह भी है कि सुकन्या की हाजिरी के लिए स्कूल की हाजिरी का रजिस्टर उनके घर पर जाता था, जिस पर सुकन्या साइन कर देती थी। अब यह अगर वीआईपी कल्चर नहीं है तो और क्या है? बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए आपको नौकरी मिल जाती है और जहां आपको नौकरी मिलती है वहां आप जाते नहीं हैं, बल्कि अटेंडेंस का, हाजिरी का रजिस्टर आपके घर पहुंचता है, आप साइन करके भेज देते हैं वापस। सुकन्या पर लगे आरोपों को लेकर एक याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में डाली गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुकन्या समेत 6 लोगों को आज कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। कोर्ट ने आरोपों में घिरी सुकन्या मंडल समेत 6 लोगों को दस्तावेज के साथ पेश होने के लिए कहा और कोर्ट ने सभी को टीईटी पास करने का सर्टिफिकेट, स्कूल का अपॉइंटमेंट लेटर और स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर पेश करने के लिए कहा। सुकन्या मंडल समेत 6 लोग आज कोलकाता हाईकोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सुकन्या समेत 6 लोगों को कोर्ट में अपनी मार्कशीट दिखाने के लिए कहा। अब अगली सुनवाई इसी मामले में 1 सितंबर को होनी है। लेकिन आपको बता दें कि फिरदौस शमीम नाम के वकील ने इसे लेकर याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ता का आरोप है कि अनुव्रत ने अपना प्रभाव दिखाकर बेटी सुकन्या मंडल समेत 6 करीबी लोगों को शिक्षक और शिक्षिका की नौकरी दिलवाई। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है अनुव्रत मंडल के भाई सुमित मंडल, भतीजे, निजी सहायक और बाकी अन्य लोग। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी ब्रांच तो बिहार की राजनीति में खुल चुकी है। लेकिन कैसे? आपको कल ही बताया था कि बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ वारंट निकला हुआ है। आज क्या हुआ? आज कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के चावल घोटाले के आरोपों का चैप्टर जरा खोलो। वो चैप्टर क्या कहता है? कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर करोड़ों रुपए के चावल घोटाले का आरोप है, जो नीतीश सरकार में, नई सरकार में बनने के बाद में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। स्टेट फूड कॉरपोरेशन ने साल 2013 में बिहार के रामगढ़ थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मामला कोर्ट में है और जब यह केस दर्ज करवाया गया तब बिहार में सरकार थी एनडीए की। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर सिंह साल 2020 के चुनाव में
कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट से जीते भी थे। चावल घोटाला क्या है और इस चावल घोटाले में सुधाकर सिंह की भूमिका क्या है, यह आपको बताता हूं। दरअसल बिहार में चावल प्रोसेसिंग के लिए सुधाकर सिंह की अपनी 2 राइस मिल हैं, सोनी वैली और सुधाकर राइस मिल, उनको रजिस्टर करवाया गया। राज्य सरकार की तरफ से जो धान राइस मिल को दिया गया उसे प्रोसेसिंग किया गया, लेकिन प्रोसेस करके लौटाया नहीं गया। आमतौर पर तो यही होता है ना भाई कि किसी भी राइस मिल को राज्य सरकार की तरफ से अगर प्रोसेस करने के लिए कोई अनाज दिया जाता है तो प्रोसेस करता है, अपनी फीस लेता है और अनाज वापस करता है। लेकिन सुधाकर सिंह की मिल ने वो अनाज लौटाया ही नहीं, वो चावल वापस ही नहीं किया। आरोप लगा कि सुधाकर सिंह की राइस मिल ने चावल को खुले बाजार में बेच दिया। सुधाकर सिंह की एक मिल जो धान मिल थी उसकी कीमत 69 लाख रुपए थी। राज्य सरकार अभी तक महज 10 लाख रुपए की रिकवरी कर पाई है और सुधाकर सिंह पर 59 लाख रुपए अभी भी बकाया है। इसी तरह सुधाकर सिंह की सोन वैली राइस मिल को भी राज्य सरकार से धान मिली थी। राइस मिल को 2424 मेट्रिक टन चावल लौटाना था जिसकी कीमत थी 4 करोड़ 61 लाख रुपए। लेकिन उस 4 करोड़ 61 लाख में से प्रशासन अभी तक सिर्फ 50 लाख और 50,000 रुपए रिकवर कर पाए, बाकी रिकवर नहीं हुए। सुधाकर सिंह के सोनी वैली राइस मिल पर 4 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम अभी बकाया है। ये बिहार के खेल हैं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी नाक के नीचे के खेल। सुधाकर सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि उन पर आरोप जो लगे हैं वो गलत हैं, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। खैर, पाठशाला में खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब 25 लाख भारतीय बनाम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की राजनीति का चैप्टर खोलते हैं। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी गैर कश्मीरियों, बिहार और यूपी के लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं, तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लोग दुख जताते हैं, आंसू भी बहाते हैं। लेकिन उस दुख जताने और आंसू बहाने के बीच आज यह साफ हो गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की कश्मीर में हत्या पर बहने वाले जो आंसू हैं, ये नकली आंसू, ये घड़ियाली आंसू। इन आंसुओं का सच्चाई से, इन आंसुओं का ईमानदारी से दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये झूठे आंसू। इन नेताओं को देश के दूसरे हिस्सों से आकर जम्मू कश्मीर में काम करने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है। और यही वजह है कि अब जब कश्मीर से काम करने वाले बाहर के लोगों को वोटिंग देने के अधिकार का ऐलान हुआ तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इसका विरोध कर रहे हैं, कश्मीरियों को इसके खिलाफ भड़का रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग के किस ऐलान से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भड़के हुए हैं। असल में जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव करवाने की तैयारी चल रही है, परिसीमन भी हुआ। इसी सिलसिले में कल ही चुनाव आयोग ने एक बेहद बड़ा और बहुत अहम ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से से जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर रह रहा है, कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के नियम के मुताबिक यहां का वोटर हो सकता है। यानी आप बिहार से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप बंगाल से हो, आप कन्याकुमारी से हो, आप नॉर्थ ईस्ट से हो, अगर आप जाकर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो यह नियम कहता है कि आप वहां के मतदाता हो सकते हैं। इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होने की जरूरत नहीं है। आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि क्या कहा उन्होंने। एब्रोगेशन ऑफ 370। उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है।
जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो अब जो जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे हैं उसे जरा अब आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिहार, उत्तर प्रदेश या देश में किसी भी दूसरे राज्य का है और वो 5 से 10 साल से जम्मू कश्मीर में रहा है, तो स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास वोटिंग अधिकार के लिए वो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पढ़ रहा हो, जम्मू कश्मीर में दुकान चला रहा हो, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में तैनात हो या फिर जम्मू कश्मीर में अपना कोई काम कर रहा हो। अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले हैं और देश ही के एक हिस्से जम्मू कश्मीर में 5 से 10 साल से रह रहे हैं, तो आप वहां के वोटर बनने के लिए अधिकारी हैं। चुनाव अधिकारी आवेदन करने वाले की योग्यता की जांच करेंगे और अगर वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सही होगा तो आवेदन करने वाले को वोटिंग का राइट दिया जाएगा, यानी वोटर आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा, मतदाता प्रमाण पत्र आपका बनाया जाएगा। मतदाता प्रमाण पत्र बनने के लिए आपका वहां स्थायी निवासी होने या फिर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसकी जरूरत आपको नहीं है, ये वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब कौन कौन लोग हैं जो नए वोटर हो सकते हैं, ये आपको बताता हूं। ये जरा समझिए आप कि जम्मू कश्मीर के नए वोटर कौन? भाई अब तक तो हम यही समझते थे कि जम्मू कश्मीर में कुछ ही लोग वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अब नए वोटर कौन है जिनके पास स्थायी पता भी नहीं है जम्मू कश्मीर का, वो क्या करने वाले? इस नए नियम के मुताबिक जो व्यक्ति पहली बात नौकरी पेशा हो वहां, और इसके लिए समय सीमा बताई गई नियम के मुताबिक कि 5 से 10 साल, 5 से 10 साल से वहां नौकरी पेशा हो, वो व्यक्ति मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकता हो। वहां जो व्यक्ति मजदूरी करने वाला है, अब देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं तो भारत के हर एक नागरिक को समान लोकतांत्रिक अधिकार है। उसमें आप वित्तीय तौर पर, आर्थिक तौर पर किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। आपके अधिकार भारतीय संविधान के मुताबिक, भारतीय नियमों के मुताबिक एक जैसे रहने वाले। वो नौकरी पेशा हो, वो मजदूर हो, वो चाहे वहां पर एक दुकानदार हो, यहां पर चाहे वो कोई व्यापारी हो, इनमें से आप कोई भी हैं तो आप जम्मू कश्मीर में कुछ समय से अगर रह रहे हैं तो जाकर के आप अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। अब अहम पड़ाव आता है। अहम पड़ाव क्या है कि दूसरे राज्यों के जो जवान हैं, दूसरे राज्यों के सुरक्षाकर्मी जो हैं, जो वहां पर तैनात हैं कुछ समय से, वो भी वहां के वोटर बन सकते हैं। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा अगर आप वहां पढ़ाई करते हैं तो भी आप वहां के लोकतंत्र में बराबर के भागीदार हो सकते हैं। और कौन हो सकता है? जो लोग पीस स्टेशन पर काम करने वाले हैं, यानी कि जो घाटी में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग भी वहां के अब नए वोटर हो सकते हैं। बहुत आसान कर दिया चीजों को। आप वहां के स्थायी, आपके पास वहां का पता है या नहीं है, वहां का डोमिसाइल है या नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप मजदूरी करने वाले हैं तो आप जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकते हैं।
अगर आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो आप जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्यों से आए हुए सुरक्षा कर्मी हैं तो भी आप अधिकृत हैं कि आप अप्लाई करें, आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा। अगर आप वहां छात्र हैं, वहां की इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी आप अप्लाई करने के हकदार हैं। वहां के जो लोकल ऑफिसर्स होंगे, जो LIU यूनिट होगी, वो जांच करेगी और आपको आपका मतदान प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यह तो हुई एक बात, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में नए वोटर हो जाएंगे, यह बात हम लगातार कह रहे हैं। अब नए वोटरों की संख्या क्या है, यह आपको बताते हैं बहुत संक्षेप में। इसी कॉलम में आपको समझा देता हूं मैं 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की तस्वीरें। 2019 लोकसभा, या मैं नए पेज से आपको समझा देता हूं। देखिए कि जम्मू कश्मीर में 2019 लोकसभा के दौरान के आंकड़े क्या थे। अब यह जरा चैप्टर आप आराम से समझिएगा कि जो नए वोटर की हम बात कर रहे हैं वो नए वोटर कैसे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर के। पहली बात, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, इनमें कुल मिलाकर के वोटर कितने थे? वो थे 78.40 लाख वोटर, यानी 78,40,000 वोटर्स थे। लद्दाख अलग कर दिया गया, तो जो वोटर बचे, इसमें से जब लद्दाख अलग हुआ तो लद्दाख अलग होने के बाद जो कुल वोटर बचे वहां पर, वो बचे 76.70 लाख, यानी 76,70,000 वोटर। ये अभी के आंकड़े हैं। अब जब नई समीकरणें बन गई, नए लोगों को अधिकृत किया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए, तो अब 20 से 25 लाख नए वोटर जुड़ सकते हैं, यानी लगभग 33% नए वोटर हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर यहां पर नया नियम आया और नए नियम के साथ ही नए वोटर आए। नए नियम और नए वोटर के साथ जो वोटर संख्या भी 76,70,000 पहुंच चुकी थी, वो लगभग 1 करोड़ पर पहुंच जाएगी, यह अनुमानित है। लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जितने ज्यादा वोटर, उतनी ज्यादा पारदर्शिता, लोगों के पास अपनी आवाज को रखने की उतना ज्यादा हक। देश के दूसरे हिस्सों से 20 से 25 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहां काम करते हैं, आतंकवादियों के निशाने पर होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो गैर कश्मीरी। लेकिन अब जब वहां काम करने वाले लोगों को, वहां रहने वाले लोगों को, भले वो देश के किसी अन्य हिस्से के हों, लेकिन उनको जब उनका वोट का अधिकार मिल रहा है, तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को गुस्सा आ रहा है, बौखला रहे हैं वो। सुनिए जरा कि महबूबा मुफ्ती इस पर आज क्या कह रही हैं। The intention that is behind it, इंटेंशन तो बिल्कुल साफ है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं। मुल्क में वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं, और जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो आपने सुन लिया, और गुस्से में सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं है, बल्कि गुस्से में उमर अब्दुल्ला भी हैं। फर्क सिर्फ इतना कि महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे हैं। गैर कश्मीरियों को वोटिंग राइट देने से जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, और क्या ट्वीट किया जरा भाषा देखिए। वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीट जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा, तो इनमें से कोई भी चीज भाजपा की सहायता नहीं करेगी, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला।
और ये दोनों परिवार वो परिवार हैं जो अभी तक जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करते आए हैं। और इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उमर अब्दुल्ला के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तो 22 अगस्त को सभी राजनीतिक दलों की बैठक भी बुला ली। गुपकार रोड पर जो बैठक चलती है, शायद वैसी बैठक दोबारा होने वाली है। लेकिन जो भाषा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, उसी भाषा से आतंकी संगठनों को हिम्मत मिलती है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने गैर कश्मीरियों को मारने की खुली धमकी दे दी है। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को वोट का अधिकार मिलने के बाद आतंकी संगठन टीआरएफ ने नई धमकी दी, पोस्टर चस्पा किए गए और यह कहा गया कि कश्मीर की आबादी का अनुपात बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। टीआरएफ की तरफ से जगह जगह पोस्टर लगाकर धमकी दी गई। टीआरएफ के पोस्टर में सैलानी हो, कर्मचारी हो, कारोबारी हो, मजदूर हो, यहां तक कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, उनको भी धमकी दी गई। अब अपने जहन में आप खुद जरा तुलना कीजिए कि जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं और जो टीआरएफ का ये पोस्टर कह रहा है, क्या उसमें कोई समानता नजर आती है क्या? देश के बाकी हिस्से के वहां रहने वाले लोगों को अगर मतदान का अधिकार मिलता है तो महबूबा मुफ्ती दुखी हैं। उमर अब्दुल्ला पॉलिटिकली चैलेंज महसूस कर रहे हैं और टीआरएफ ये मानकर चल रहा है कि इससे जम्मू कश्मीर की जो हक है वो खत्म हो जाएगा, जो वहां के कश्मीरी हैं उनका हक खत्म हो जाएगा। कैसे भाई? आतंकवादी पहले भी कश्मीर में ऐसे पोस्टर लगाते रहे, गैर कश्मीरियों की हत्या करते रहे, धर्म के नाम पर लोगों को चुन करके दिन दहाड़े उनको गोली मारते रहे हैं। 12 अगस्त को आतंकवादियों ने बांदीपोरा में बिहार के रहने वाले मोहम्मद अमरेज की गोली मारकर हत्या कर दी। संदेश दिया गया कि वो बिहार के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर के नहीं, इसलिए गोली मार दी गई। 4 अगस्त को पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में एक और गैर कश्मीरी मजदूर की मौत हो जाती है। नाम था मोहम्मद मुमताज। 2 जून को बड़गांव में आतंकवादियों ने बिहार के प्रवासी मजदूर दिलखुश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले ही साल 17 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। मरने वाले थे राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव, ये दोनों बिहार के थे। 16 अक्टूबर 2021 को आतंकवादियों ने बिहार के एक गोलगप्पे वाले को और उत्तर प्रदेश के एक बढ़ई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 5 अक्टूबर 2021 को आतंकवादियों ने श्रीनगर में स्ट्रीट फूड बेचने वाले, ठेली लगाने वाले वीरेंद्र की हत्या कर दी। वीरेंद्र बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। अब सोचिए जरा, एक आदमी जो अपनी रोजी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर में मजदूरी कर रहा है, जो आदमी ठेली लगा रहा है, जो आदमी बढ़ाई का काम कर रहा है, वो भी इन आतंकवादियों के लिए खतरा साबित हो रहा है। उसके लिए भी कह रहे हैं कि कश्मीर तो खराब कर देगा। एजेंडा समझिए आप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने पिछले 1 साल में 10 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की हत्या की है। अब यह समझिए कि चुनाव आयोग के जिस फैसले पर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और आतंकवादी संगठन हाय तौबा मचा रहे हैं, वो फैसला किस नियम के तहत लिया गया और भारतीय संविधान इस पर क्या कहता है। एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 का एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का पार्ट 2 यह साफ कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल की उम्र का हो, वो जिस राज्य में आमतौर पर रहता है या वहां कोई काम करता है, वो उस राज्य का वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है, वो उसी राज्य में वोट डाल सकता है और हिंदुस्तान भर में यह नियम लागू होता है। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आकर रह रहे हैं, तो यहां आपका आई कार्ड बनता है। आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में आकर रहने लगे, तो यहां आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है। आप देश के किसी भी राज्य में रहने वाले हो, मूल रूप से डोमिसाइल आपका कहीं का भी हो, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या अपनी रोजी रोटी के लिए आप किसी और राज्य में जाकर काम करने लगे, वहां जाकर रहने लगे, वहां जाकर व्यापार करने लगे, वहां जाकर पढ़ने लगे, तो यह आपका संवैधानिक हक होता है कि वहां आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं।
आप एप्लीकेशन देंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा एजेंसी के द्वारा और सभी सूचनाएं सही पाने पर आपको वोटर आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। लेकिन आतंकवादियों को मंजूर नहीं है, महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को भी यह मंजूर नहीं है। अब सवाल यह भी है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं चाहते कि गैर कश्मीरी वहां के स्थानीय चुनाव में वोट डालें। वो इक्वेशन जरा समझिए। दरअसल कश्मीर की बड़ी आबादी को इन नेताओं ने डरा रखा है और दशकों से डराने की कोशिश की। स्थानीय कश्मीरियों को यह बताया गया कि गैर कश्मीरी इनका अधिकार छीन लेंगे। कश्मीर में ज्यादातर समय अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार का शासन रहा है। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का भी इन्हें समर्थन हासिल रहा है, अलगाववादियों का समर्थन इन्हें हासिल रहा है। अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, उनको डर यही है कि गैर कश्मीरियों के वोट से सत्ता बदल सकती है, क्योंकि लगभग 33% मतदाता बढ़ जाएंगे। गैर कश्मीरियों के वोट से सरकार बदली तो कश्मीरियों के सामने इनकी पोल खुल जाएगी। ये लोग नहीं चाहते थे कश्मीरियों को अब्दुल्ला या मुफ्ती परिवार का सच पता चले, और इसीलिए अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो, वो चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह कि इस तरह के विरोध के बाद भी गैर कश्मीरियों को वोट देने का अधिकार अगर मिल गया तो फिर क्या होगा, जो कि मिल तो चुका ही है। जम्मू कश्मीर में उन लोगों की बात भी सुनी जाएगी जो वहां सालों से रह रहे हैं, लेकिन जिनको अब तक वहां पराया महसूस कराया गया है। ऐसे गैर कश्मीरी जिन्हें सरकार की नीतियां प्रभावित तो करती हैं, लेकिन सरकार में वो कोई दखल नहीं कर सकते, सरकार के किसी प्रतिनिधि को, किसी बाशिंदे को चुन नहीं सकते, उनकी आवाज सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त जो आवाजें हैं वो आवाजें दबेंगी और राष्ट्रवादी सोच के लोग बढ़ेंगे, जो सिर्फ इन अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार की बातों से गुमराह नहीं होंगे, अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी समझ से बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान परस्त नेताओं के चुनाव में हार होगी, जिससे सरकार की नीतियों की जानकारी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के स्लीपर सेल की कमर टूट जाएगी, सुरक्षा एजेंसी को काम करने में आसानी होगी और ऐसे हर नेक्सस को सुरक्षाकर्मी तोड़ देंगे। लेकिन ये कोई पहला मामला तो है नहीं कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पर कोई फैसला करे और वहां के जो स्थानीय नेता हैं उसका विरोध ना करें। रवायत है ये तो। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया तो उस वक्त भी कश्मीर के नेताओं ने विरोध किया था। अब से कुछ वक्त पहले जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो भी विरोध किया गया था। लेकिन इतना तय है कि चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2 बड़े बदलाव कर दिए। पहला बदलाव क्या? जम्मू कश्मीर में विधानसभा में 7 सीटें बढ़ जाएंगी, और दूसरा बदलाव ये कि जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख नए वोटर आ जाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कितनी भी राजनीति करें, कितने भी आंसू बहाएं, कितना भी रोष प्रकट करें, लेकिन भारतीय संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग हर जरूरी फैसला लागू करेगा, वो भले कितने आरोप लगा लें। पाठशाला में आगे बढ़े इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमएचए ने मनीष सिसोदिया की दिल्ली के डिप्टी सीएम की चिट्ठी का जवाब दिया। रोहिंग्या पर मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी थी और रोहिंग्या को शिफ्ट कराने का प्रस्ताव के बारे में जानकारी मांगी थी। तो एमएचए की तरफ से मनीष सिसोदिया को जानकारी दी गई कि रोहिंग्याओं को शिफ्ट करने का प्रस्ताव नहीं दिया गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट कराने का फैसला जो था वो दिल्ली सरकार का था, ये साफ कर दिया गया। दिल्ली सरकार मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करे, ये इंस्ट्रक्शन भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार को हर संभव सहयोग देगा, ये बात तय कर दी गई। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट करने को लेकर के लगातार मुद्दा बना, राजनीतिक मुद्दा बना। मनीष सिसोदिया ने जो सवाल पूछा, एमएचए ने क्या जवाब दिया? देखिए अनंत, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक लेटर लिखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और इस पूरे मामले में जांच कराने की बात कही गई थी। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम की चिट्ठी का जवाब जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी ने
सिलसिलेवार तरीके से दिया है। इस पूरी चिट्ठी को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस जो फ्लैट में शिफ्ट कराने की बात कही जा रही है कि ये प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार का था, उसे सिरे से नकार दिया गया और ये कहा गया है कि ऑन रिकॉर्ड पेपर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक ये दिल्ली सरकार का ही प्रस्ताव था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक लेटर जो कल पब्लिक डोमेन में है, दिल्ली सरकार की तरफ से ये लिखा गया था 2021 में, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक संस्था का जिक्र किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो है फ्लैट बनाए जाएं जो इलीगल माइग्रेंट हैं और जो रोहिंग्या हैं। उस पर भी सिलसिलेवार तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ना तो हमारी किसी संस्था ने, ना ही गृह मंत्रालय ने इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा है। तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। चिट्ठी के आधार पर चिट्ठी से जवाब दिया गया है और साथ ही दिल्ली के गृह विभाग को यह कहा गया है कि आप इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करें और जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय आपको देने के लिए तैयार है। बिल्कुल शुक्रिया रविकांत राय आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।